वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 23 फरवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करना चाहूँगा दो शब्दों के साथ, एंड दैट इज़ गो बियॉन्ड। आज आप जहां पर हैं, राइट, उससे थोड़ा आगे। रिमेंबर, आई यूज द वर्ड थोड़ा आगे, जस्ट 1%। अगर आप 10% पर हैं, ऑफ कोर्स हम सबको 100% तक पहुंचना है, तो 10 से डायरेक्ट 100 एक बड़ी छलांग मारने की सोचे भी मत, कोशिश भी ना करें, आप गिर जाएंगे। आपको शायद ये बात लॉजिकल ना लगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपके ड्रीम्स कम छोटे होने चाहिए। आपका ड्रीम तो 100% है, लेकिन उसका रास्ता जो है वो है 11%, 12%, 13%, वन स्टेप एट अ टाइम। राइट, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज द की। अगर आपको बड़े टारगेट्स अचीव करने हैं तो छोटे छोटे टारगेट से आप बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक गुड न्यूज़ है, मंथ एंड सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 50%, ऊपर से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑफर 28 फरवरी तक वैलिड है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन कनेक्ट विथ मी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। आज के प्रश्न, लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसने अपने सभी स्कूल्स और आंगनवाड़ी में 100% टैप वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि जो हैं, उन्होंने किस नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट किया था? 4 ऑप्शंस स्क्रीन के ऊपर हैं। भारत और एक देश के बीच में $50 मिलियन का एक एग्रीमेंट हुआ है, लाइन ऑफ क्रेडिट, डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्रीमेंट किया है, साइन किया है भारत ने। और ये एग्रीमेंट है टू फैसिलिटेट कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन द मैरीटाइम डोमेन। तो बताइए उस देश का नाम। जनरल मोटर्स और एक चाइनीज़ कंपनी जो हैं, दोनों मिलकर कार प्रोडक्शन सेंटर महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, सेटअप करना चाहती है। तो उस कंपनी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि जब तक फेसबुक के साथ उनका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस पर्टिकुलर चीज़ की एडवर्टीजमेंट फेसबुक के ऊपर नहीं करेगा। आज का पहला टॉपिक जो है, लिसन टू अजीम प्रेम जी। आई एम श्योर यू नो अजीम प्रेम जी वेरी वेल, राइट। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं हमारे देश में। सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, चैरिटी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। काफ़ी एक अच्छे इंसान हैं। उनके द्वारा लिखे गए कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े हैं। यू नो अभी रिसेंटली तो कोई मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ सालों पहले उन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा था, काफ़ी अच्छा था। इट वाज अबाउट एक गांव की लड़की थी जिसको आईपीएस ऑफिसर बनना था। एनीवे, आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है। इट वाज जस्ट ए स्मॉल इंट्रोडक्शन कि अजीम प्रेम जी एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, एक बहुत ही सेंसिबल व्यक्ति हैं। अब भारत में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें, तो क्या आपको पता है कि हमारे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो टारगेट था उसका 50% भी वो अचीव नहीं कर पाए हैं। भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कब से हुई? ये तारीख है 16 जनवरी 2021। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत ने एक टारगेट रखा है, जुलाई 2021 तक हम 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। ये 2 डोजेस में जो वैक्सीनेशन दी जाती है, डोज 1, उसके 1-1.5 महीने के बाद आपको डोज 2 दिया जाता है। तो 300 मिलियन लोगों को जुलाई 2021 तक इनोक्यूलेट या फिर कोविड-19 से एक शील्ड या फिर सिक्योर करने का एक लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। रियलिटी चेक 20 फरवरी 2021, तो लगभग आप समझ लीजिए कि 16 जान से 20 फेब की बात करें तो 1 महीने या फिर 34 डेज में हमने क्या अचीव किया? हमने सिर्फ 10 मिलियन लोगों को ही हम वैक्सीनेट कर पाए हैं। तो क्या मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 महीने में अगर हमने 10 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया है, तो जो हमारी स्पीड है, जो हमारी एवरेज है, क्या लगता है कि हम आने वाले 5-6 महीनों में 300 मिलियन को वैक्सीनेट कर पाएंगे? नहीं। द आंसर इज नो। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं
जिनका मेन इश्यू ये है कि उनके लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन चाहिए, लेकिन इन देशों के पास पर्याप्त मात्रा में डोजेस नहीं है। हमारे देश की सिचुएशन अलग है। हमारे देश में डोजेस की कोई कमी नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स इज नॉट एन इश्यू फॉर इंडिया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास दवाई नहीं है इसलिए हम, ये वैक्सीन नहीं है इसलिए हम कम लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं। नो, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यह है, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों ने अपना नाम लिखाया था कि हमें वैक्सीनेशन की कैटेगरी में, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं एक्सेट्रा, जिनको हम कहते हैं कोरोना वॉरियर्स, तो बहुत सारे ऐसे कोरोना वॉरियर्स ने अपना नाम जो है वो ऐड किया था वैक्सीनेशन की ड्राइव का, जब लिस्ट तैयार किया जा रहा था उस टाइम पर। लेकिन जब उनका टर्न आया, जब उनकी बारी आई वैक्सीनेशन के लिए, तो लगभग 50% जितने लोग जो हैं वो गए ही नहीं हैं। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। सरकार ने बहुत सारे फेक न्यूज़ चल रहे हैं। अभी तो सरकार ने, आप किसी को कॉल करते हैं तो इस वैक्सीनेशन के बारे में बात की जाती है कि भारत के द्वारा बनाई गई जो वैक्सीन है ये प्रभावित हैं, सेफ है, एक्सेट्रा। तो ये है, लेकिन एक जो कैंपेन होना चाहिए वैक्सीनेशन के ऊपर, जो विश्वास लोगों का होना चाहिए, शायद हम वो अचीव नहीं कर पाए हैं। तभी तो 50% लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और इसका अजीम प्रेमजी साहब के साथ क्या लेना देना है? हाल ही में अजीम प्रेमजी साहब ने सरकार को ये अपील की है कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें पार्टी बनाइए, एक स्टेक होल्डर बनाइए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो भी कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो लोगों को दे सकें। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, अगर वो पैसे पे करने के लिए तैयार है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, अगर उनके टैक्स रिटर्न्स देखें तो आप मानेंगे नहीं कि ये पैसे वाला व्यक्ति है, लेकिन उसका जो घर है वो देखेंगे, उनकी गाड़ियाँ देखेंगे, उनका बैंक बैलेंस देखेंगे, या फिर नॉट बैंक बैलेंस लेकिन उनका कैश बैलेंस देखेंगे, तो आप मानेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे करोड़पति लोग जो हैं वो रहते हैं। तो ऐसे लोग अगर पैसे पे करके, या फिर जो भी लोग, लेट्स से कोई अगर 1 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है, तो ही और शी कैन डेफिनेटली अफोर्ड 3-4,000 फॉर द फैमिली, अपने परिवार के लिए 3-4 हज़ार रुपये। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, इजंट इट, या फिर वंस फॉर फ्यू ईयर्स। हमें इसकी वैलिडिटी कब तक है वो पता नहीं है, लेकिन कोविड-19 किसी को हो गया और उसका जो खर्च होगा उसके कंपैरिजन में ये पीनट्स हैं, इट्स नथिंग। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्पीड। आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बुरी हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके साथ तो हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स शायद ही कुछ ऐसी होगी जिनको हम कंपेयर कर सकें, कोई मैच ही नहीं है। तो प्राइवेट प्लेयर्स की जो ताकत है, जो स्पीड है, जिस प्रकार से वो लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट भी जिस स्पीड से वो देते हैं, तो वी शुड डेफिनेटली यूज़ उनकी जो स्ट्रेंथ है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अजीम प्रेमजी साहब ने तो ये भी कहा है कि अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को रोप इन करते हैं या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को ऑन बोर्ड लाते हैं, तो सिर्फ 60 डेज में हम 500 मिलियन लोगों को, 500 मिलियन इंडियंस को वैक्सीनेशन पहुंचा पाएंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर्स ने दिया है तो आपको पैसे देने ही हैं। प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से भी, जैसे कि जो वो कौन सा कार्ड है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट, तो ऐसा जो कार्ड है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप अपना कार्ड लेकर जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पर आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगी। अगर आप बेनिफिशरी हैं तो फिर वो पैसे डायरेक्टली सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को दे सकती है। तो ऐसा भी एक सेटअप किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है। समवन कैन अफोर्ड इट, वो पैसे पे कर दे। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको उनका जो भी बेनिफिट्स अलग अलग राज्य भी देते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात में एक माँ अमृतम योजना है, सर्जरीज और ये सारी चीज़ें लगभग फ्री हो जाती हैं। तो ऐसे कार्ड्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इज़न्ट इट? तो इसको, इस पर्टिकुलर चीज़ को गवर्नमेंट को जल्द से जल्द टेबल के ऊपर लाना चाहिए। इसके ऊपर एक थरो डिस्कशन होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर ये हो गया तो ये जो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आ चुका है और बहुत सारे राज्यों में, मैं अभी न्यूज़ चैनल्स देख रहा था और हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे नए केसेस आए हैं। तो
एक स्पीड एक हेस्टी नहीं, लेकिन एक डिसीजन जो है वो थोड़ा हमें स्पीडी लेना चाहिए। फिर एक दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेगुलेट गेट कीपर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है। आज इसी विषय के ऊपर हिंदू में भी एक एडिटोरियल है। मैंने दोनों आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन मुझे ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाला आर्टिकल जो है वो ज़्यादा थरो लगा, ज़्यादा इन डेप्थ लगा, तो मैंने इसी को ऑन बोर्ड लिया है। लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच में एक बातचीत हुई। बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में बातचीत की। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री साहब को ये बताया इस लॉ के बारे में, न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड। ये क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? ये एक ऐसा लॉ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लाना चाहती है कि गूगल और फेसबुक जो हैं, गूगल न्यूज़, फेसबुक के ऊपर भी न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ फीड समथिंग लाइक दैट। मैं डायरेक्टली गूगल और फेसबुक से पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत खबर है कि पता है कि एक उनका गूगल न्यूज़ काफ़ी फेमस है। नाउ द थिंग इज़ कि क्या गूगल और फेसबुक एक मीडिया कंपनी है? सोशल मीडिया नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मीडिया जर्नलिज्म। क्या ये न्यूज़ के साथ डील करती है? द आंसर इज़ नो। तो ये न्यूज़ कहाँ से लाते हैं? ये न्यूज़ जो हैं अलग अलग सोर्सेस में से लाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, हिंदू ने किया है, द इंडिपेंडेंट जो यूके का अखबार है, गार्डियन अगेन यूके का अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे दुनिया के अलग अलग न्यूज़पेपर्स जो भी न्यूज़ देते हैं, न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट जो भी न्यूज़ देती हैं, तो उन वेबसाइट्स का थोड़ा बहुत उनका जो मटेरियल है उसको थोड़ा बहुत एडिट कर लिया, रीराइट कर लिया, रीफ्रेज कर लिया, और फिर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने चिपका दिया। ओके, तो अब लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हिंदू का पूरा एक सेटअप है, द हिंदू न्यूज़पेपर का। उनके जर्नलिस्ट हैं, उनके एडिटर्स हैं, उनकी प्रेस हैं, राइट, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा बिजनेस चल रहा है, एक पूरा सेटअप चल रहा है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। अब आपके न्यूज़ जो हैं, उन न्यूज़ को लेकर उसको उसको उसी न्यूज़ को, आपकी ही आइटम्स को, आपने 10 चीज़ें नई पब्लिश की हैं, तो उन 10 चीज़ों को अगर गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर रख देगा, तो हिंदू न्यूज़पेपर और गूगल, इन दोनों को कंपेयर करें तो हु इज़ बिगर? दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट यूज़ होता है, गूगल का या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर का? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स गूगल। हमारे फ़ोन्स में जो एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि नया फ़ोन जब आप ख़रीदते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गूगल न्यूज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप गूगल न्यूज़ को देखेंगे ज़्यादा कंपेयर टू द हिंदू। और फिर गूगल न्यूज़ जब आप देखते हैं तो उसी के साथ होती है कुछ ना कुछ एडवर्टीज़मेंट। आपको रिस्ट वॉच खरीदनी है, आपने अमेज़ोन में रिस्ट वॉच देखी, आपने कुछ दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में देखी, राइट, और उसके बाद आप देखेंगे कि फेसबुक में, गूगल में, हर जगह पर एक कॉर्नर में आप न्यूज़ फीड भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये रिस्ट वॉच की एडवर्टीज़मेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए अगर आप वो रिस्ट वॉच खरीद लेते हैं तो उसका 1 रुपया, 2 रुपया, वॉट एवर इट इज़, राइट, वो किसको मिलेगा? वो गूगल को मिलेगा, क्योंकि ये न्यूज़ के साथ साथ ये जो रिस्ट वॉच मेकिंग कंपनीज हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट द हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं देगी, वो गूगल में देगी, क्योंकि ज़्यादा लोग गूगल न्यूज़ देख रहे हैं। तो पैसा किसको मिला? गूगल को। नुकसान किसका हुआ? द हिंदू का। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी हिम्मत की हमें दाद देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने इन कंपनीज को बता दिया कि अगर आप न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, अगर आप किसी मीडिया सोर्सेज से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप जो पैसे कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो आपको ये न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। गूगल इससे काफ़ी नाराज़ हो गया। गूगल ने तो यहाँ तक कह दिया ऑस्ट्रेलिया को कि हम गूगल सर्च जो है उसकी सर्विस ही आपके देश में बंद कर देंगे। लेकिन फाइनली उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने कहा कि ये सही बात है, शेयरिंग होनी चाहिए। और अब खबर ये आई थी कि भाई गूगल और फेसबुक भी जो हैं वो
रेवेन्यू शेयर करने के लिए, गूगल जो है वो शेयर करने के लिए तैयार है। आई एम नॉट श्योर अबाउट फेसबुक येट, अभी वो इश्यू थोड़ा बहुत चल रहा है। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, अक्रॉस डेमोक्रेसीज, बहुत सारे डेमोक्रेटिक देशों में वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ की जो सरकार हैं, वो यही कोशिश कर रही है कैसे ये बिग टेक कंपनीज जो हैं, बिग टेक में आ गई गूगल, फेसबुक, फिर माइक्रोसॉफ्ट हैं, एप्पल हैं, इसके अलावा भी एक दो कंपनीज हैं। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं और इतने सारे लोग इन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अब ये कंपनीज की हिम्मत आप देखिए कि डायरेक्टली सरकार को चैलेंज करने लगी है, राइट। I'll give you एग्जाम्पल ऑफ ट्विटर। मैंने इससे पहले भी ये एग्जाम्पल दिया था। ट्विटर के एक हेड को जब भारत की एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि आप यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पर उपस्थित रहना होगा, तो ट्विटर के जो हेड है वो यहाँ पर नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगर आपको चाहिए तो मैं मेरे असिस्टेंट को वहाँ पर भेज सकता हूँ, मेरी कुछ मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। गूगल ने जो फेसबुक को धमकी दी वो भी उसका एक एग्जाम्पल था कि वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि वो सरकार की हर बात मानेंगे। ट्विटर का भी हमने देखा कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो पावर में थे, जब पता चला कि इलेक्शन वो हार जाएंगे तो उनके अकाउंट को बैन कर दिया और ये सारी चीज़ें हैं। यूएसए और ईयू में बहुत सारे केसेस, डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने इन केसेस के बारे में हम बात करते थे। अगर आप उसको फॉलो करते थे आपको याद होगा कि गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल एक्सेट्रा बहुत सारी कंपनीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी यूएस में, यूरोपियन यूनियन में। और ये जो उनकी मोनोपोली है, राइट, ये मोनोपोली से वो जो अपने पावर का एब्यूज़ करते हैं, तो इसको लेकर बहुत सारी जगहों पर फाइन्स भी इनके ऊपर हुए हैं। दिसंबर 2020 में ईयू ने एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया और इसमें गूगल का जो अनफेयर कंपटीशन है उसको रेगुलेट करने के लिए ईयू ने एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल रखा था। ये सारी चीज़ों की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत लंबे टाइम से हो गई थी। 2017 दिसंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपना जो उनका जो, जैसे हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऐसे उनका जो कंपटीशन कमीशन है, उनको कहा था कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक इंक्वायरी कीजिए, ख़ास तौर पर फोकस कीजिएगा न्यूज़ एंड जर्नलिज्म को लेकर। तो 2021 में आते आते ये पूरा एक टॉपिक जो है वो मैच्योर हो गया। अब जर्नलिज्म जो है ये एक पब्लिक गुड भी है। हमारे देश में डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, इज़न्ट इट। इसमें एक पिलर जो है वो है जुडिशियरी, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है मीडिया। तो अगर मीडिया जो है वो बायस्ड हो जाए या फिर मीडिया जो है उसको वो फ्लरिश ना हो, अगर वो भी स्ट्रॉन्ग ना हो, पैसे भी चाहिए उनको, राइट, जर्नलिज्म। और अभी हम नेशनल लेवल पर भी कोई ऐसी खास मीडिया हमारे यहाँ पर, ऐसा आप नहीं कह सकते कि नेशनल। अगर आप हिंदी न्यूज़ देखते हैं तो आपके लिए कुछ एक दो फेवरेट चैनल्स होगी, लेकिन तमिल लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति जो है उनके लिए जो भी हिंदी लैंग्वेजेस की न्यूज़ चैनल्स हैं वो उनके लिए मेन सोर्स ऑफ न्यूज़ नहीं होगी। तो हमारे देश में एक डाइवर्सिटी भी है, लैंग्वेज भी मल्टीपल हैं, तो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और दुनिया के सबसे ज़्यादा यूज़र्स फेसबुक के भारत में हैं, गूगल के सबसे ज़्यादा यूज़र्स भारत में हैं, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, सबसे ज़्यादा यूज़र्स दुनिया में भारत के। तो भारत सरकार की इन कंपनीज़ के सामने तो हमारी एक हमारा जो हमारा वेट ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे देश। तो वी शुड डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग कि जो ऑस्ट्रेलिया ने किया उसको कॉपी पेस्ट करें, लेकिन एटलीस्ट हम जो हैं वो एक ये जो पिगी बैकिंग कर रहे हैं, पिगी बैकिंग यानी कि जो मैंने एग्जांपल दिया, पिगी बैकिंग यानी कि कोई जा रहा है और उसके साथ आप बैठ गए फॉर एग्जांपल, राइट, तो दैट इज़ पिगी बैकिंग। तो ये जो पिगी बैकिंग चल रहा है इसको तो हमें डेफिनेटली रोकना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का भले ही ये जो टेम्पलेट है वो हमारे लिए एक आइडियल टेम्पलेट ना हो, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज हैं हमारे यहाँ पर मल्टीपल, लेकिन ये कंपनीज जो हैं जो बड़ी होती जा रही है, बिग जायंट्स जो हैं, उनको रोकने की भी आवश्यकता डेफिनेटली है। उनके ऊपर ब्रेक्स तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सोशल मीडिया, और उनके ऐसा नहीं है कि उनके नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे लोग न्यूज़ पढ़ने लगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, समाज में भी एक अवेयरनेस आई है।
लेकिन इसी के साथ साथ दूसरा चैलेंज भी आया है, दैट इज़ फेक न्यूज़, राइट। फेक न्यूज़ भी इसी चीज़ के साथ साथ एक बड़ा इश्यू होता जा रहा है। तो अब देखते हैं कि भारत इसकी अगर शुरुआत करेगा तो ये बिग टेक कंपनीज जो हैं उसको कैसे रेजिस्ट करेगी। तो ये टॉपिक भी हो गया होगा क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बहुत लंबा आर्टिकल है और इसके बाद का आर्टिकल जो है वो भी काफ़ी लंबा आर्टिकल है, तो आई एम गोइंग टू बी लिटिल बिट क्विक हियर, लेकिन ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एडिंग हेफ्ट टू डिप्लोमेसी विद सम हेल्प फ्रॉम साइंस। वैक्सीन मैत्री, भारत का जो वैक्सीन मैत्री कैंपेन है, इसमें हम हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ साथ जो एक्सटेंडेड नेबरहुड वाले देश है, ये भारत हैं, फिर ये पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान है, या फिर ये सेंट्रल एशियन देश हैं, तो ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड हो गया। मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया के देश वो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड हो गया। आसियान जो हैं उसके कुछ देश हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड के पार्ट हैं। तो इन सारे देशों की मदद करना, उन तक वैक्सीन पहुंचाना जो है, ये भारत ने एक कैंपेन की शुरुआत की है, मदद कर रहे हैं इन सारे देशों की, और इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा सॉफ्ट पावर भी बढ़ रहा है, हम उनकी मदद भी कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत की इमेज इंप्रूव हो रही है। और ये एक बड़ी बात भी है कि एक देश जो है वो दूसरे देशों को ऐसे मुसीबत वक्त में मदद कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी हम इस वैक्सीन मैत्री कैंपेन से अचीव कर पाएंगे। ब्राज़ील, कनाडा, डोमिनिकन रिपब्लिक, बारबाडोस, इन देशों तक भी हम वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। 19th सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी की बात करें, नॉट 19th, 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी में नेहरू साहब जो हैं, आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आपने एनसीईआरटीज़ में पढ़ा होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफ़ी उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भारत के डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर माना गया, और है भी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। 20th सेंचुरी के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमने देखा कि भारत जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगा, और कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिले, जैसे कि न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम्स की जब भी बात आई तो यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगाए थे। फिर 1999 में भारत ने एक ऑफिस एस्टैब्लिश की, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। एक अलग से एक साइंटिफिक एडवाइज़र जो प्राइम मिनिस्टर लेवल तक भारत सरकार को सलाह मशवरा दे कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हुआ 1999 में। 21st सेंचुरी तक पहुँचते पहुँचते हमारा जो डिपेंडेंस था दूसरे देशों के ऊपर वो धीरे धीरे कम होता गया, हम आत्मनिर्भर होते गए इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। India would also sign strategic partnerships bearing substantial science and technology components with advanced countries. Japan, EU, UK, USA, Russia, जर्मनी, फ्रांस, कितने सारे देश जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे अब एडवांस्ड देशों के साथ अब हमारे स्ट्रेटेजिक हमारी पार्टनरशिप है, और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। हमेशा आपको ये चीज़ साइंस एंड टेक जो है वो देखने को मिलेगा। तो भारत एक इस लेवल तक पहुंच गया है कि अब हम जो डेवलप्ड देश हैं, टॉप नेशंस हैं, तो उनकी कैटेगरी में उनका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेवल है तो उस कैटेगरी में धीरे धीरे हम आने लगे हैं। अब डियर फ्रेंड्स, हम बात करें अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिसेंटली, अगर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है पिछले 2014 से लेकर 2021, तो लगभग 7 सालों की बात करें तो उन्होंने भी साइंस एंड टेक को काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की है, और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है हमारा दूसरे देशों के साथ जो एंगेजमेंट होता है तो उसमें भी हमने साइंस एंड टेक को काफ़ी बढ़ावा दिया है। जब हमारे रामनाथ कोविंद साहब क्यूबा गए थे तो उस टाइम पर 2018 में उन्होंने कहा था कि हमारे देश ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी का एक केंद्र बिंदु, एक सेंटर के तौर पर रखा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ टू सीन रीस्ट्रक्चरिंग साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन। कुछ टाइम पहले ये सारी खबरें आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन क्रिएट किया, एक ई गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन क्रिएट किया, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीजन क्रिएट किया। तो अब देखिए कैसे फॉरेन अफेयर्स में भी, अभी तक जो हमने बात की है देशों के बारे में बात की कि अलग अलग देशों के साथ हमारे रिलेशंस एंड थिंग्स तो इसमें साइंस एंड टेक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। भारत ने अपनी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं
जो हमारी एक क्षमता है, हमारी कैपेबिलिटी है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला जब ये कोविड-19 का कहर चल रहा था, लॉकडाउन चल रहे थे। तो उस टाइम पर ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल, ये दवाइयाँ पता है भारत ने 150 देशों तक पहुंचाई है, 150 देशों, और इसमें बहुत सारे देशों को भारत ने फ्री में ये मेडिसिन प्रोवाइड की है। जब कोविड-19 वैक्सीन की ये जो ट्रायल्स चल रहे थे, तो उसी टाइम पर जो ये ऑक्सफोर्ड जेनिका है, ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका, तो उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप की। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई, और जो पहला आर्टिकल था जिसमें हम बात कर रहे थे, राइट, कोविड-19 वैक्सीनेशन हमने कितने सारे देशों को पहुंचाई है एंड थिंग्स। तो आज हम उस अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा देश, हम कैसा देश बन गए हैं कि हम कोविड-19 वैक्सीन जो हैं उसको बना भी रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं, खुद भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट, इंडो पैसिफिक, लुक वेस्ट पॉलिसी, हर जगह पर हमारी वैक्सीन जो है वो फिलहाल जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो वैक्सीन की बात करें या फिर ओवरऑल जो इसरो का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ, राइट। हम टैंक्स बना रहे हैं, हम पीपी किट्स, और ये सारी चीज़ें भी साइंस एंड टेक के साथ जुड़ी हुई हैं। फाइटर जेट्स जो हमारा तेजस है, तो उसको एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है कि उसको फ्यूचर में हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, ईवीएम्स, राइट। ईवीएम्स जो हैं उसकी टेक्नोलॉजी भी हम कितने सारे देशों को प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में ये फॉरेन अफेयर्स जो हैं हमारा, तो उसमें साइंस एंड टेक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। दैट्स बेसिकली दिस। और इसके लिए हमें और ज़्यादा R&D, और ज़्यादा टेक्नोलॉजिस्ट, और ज़्यादा यंग साइंटिस्ट को हमारे देश में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा। सिंपल इज़ दैट। मूविंग ऑन टू लास्ट टाइपिंग, डीलिंग विथ बिगर नेबर, दैट इज़ चाइना। बॉर्डर के ऊपर जो हुआ उसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातचीत की है। इस आर्टिकल की ख़ास बात यह है कि एक एक्स डिप्लोमेट ने इस आर्टिकल को लिखा है, और 2020 में जो गलवान में हुआ, तो उससे पहले क्या क्या हुआ था, और क्यों हम एक दूसरे देश और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसका कंपैरिजन किया गया है। तो रशिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर के इश्यूज थे वो सॉल्व क्यों हो गए और हमारे साथ क्यों नहीं हुए। उसमें याद रखिए क्या कहा है, डीलिंग विथ द बिगर नेबर। हमारे और चाइना में बिगर नेबर कौन है? ऑफकोर्स चाइना। और रशिया और चाइना में बिगर नेबर कौन है? रशिया, राइट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को होल्ड इट इन योर माइंड, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। 1993 से दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट्स की शुरुआत हुई, एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LSC। फिर 1996 में दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन मिलिट्री फील्ड अलोंग LSC। फिर अगेन प्रोटोकॉल्स की शुरुआत हुई 2005 में। मोडालिटीज़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBMs यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। फिर दोनों सरकारों के बीच में एग्रीमेंट हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स 2012 में। और 2013 में एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चाइना ऑन बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन। तो ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं 1993 से 2013 तक, तो इन एग्रीमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को, 20 सालों में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो उसमें बॉर्डर का इश्यू पीसफुली सॉल्व करेंगे, थ्रेटन करने की, एक दूसरे को धमकाने की, डराने की कोशिश नहीं करेंगे, दोनों देश LSC को रिस्पेक्ट करेंगे। फिर अगर कोई अगर कोई ऐसा ग्रे एरिया है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं, तो उनके जॉइंट चेक्स और जॉइंट पेट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें की जाएगी। मिलिट्री फोर्सेस जो हैं, जो बॉर्डर के ऊपर होती हैं, ये फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेगी, एक दूसरे को फ्रेंडली और गुड नेबर की तरह बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर कोई आप मिलिट्री एक्सरसाइज या ऐसी कोई चीज़ करना चाहते हैं तो दूसरे देश को नोटिफाई किया जाएगा। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं उनको LSC से 10 किलोमीटर दूर रखा जाएगा। फिर अगर कोई फेस टू फेस जैसी सिचुएशन आ गई तो सेल्फ रिस्ट्रेंट को प्रैक्टिस किया जाएगा, और दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये
बातें, ये सारे एग्रीमेंट्स का जो एक रस है वो ये हैं, इसकी समरी है ये बड़े बड़े पॉइंट्स। अब ये सारे बड़े बड़े पॉइंट्स होने के बावजूद भी गलवान में जो हुआ ये क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो एक बड़ा देश है जैसे कि रशिया और या फिर सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में जो इश्यूज चल रहे थे, उसमें सोवियत यूनियन एक बिगर पावर था। तो रशिया ने या फिर सोवियत यूनियन ने कुछ कंसेशन दिया। कंसेशन यानी कि उन्होंने एक बड़े देश होने के नाते कुछ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। फिर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, उसके बाद रशिया बना, तो रशिया और चाइना ने भी रिलेशनशिप को, ऑफ कोर्स दोनों देशों को मिलकर करना होता है, लेकिन जो बड़ा देश है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रशिया ने निभाई, और रशिया और चाइना के रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ बॉर्डर को लेकर नहीं, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी काफ़ी इम्प्रूव होने लगे। डेन जियोपिंग और गोर्बाचेव समिट, डेन जियोपिंग और गोर्बाचेव के बीच में एक समिट हुई थी, और ये समिट में उन्होंने बहुत सारे जो बॉर्डर के साथ साथ जो दूसरे स्पेयर्स हैं रिलेशनशिप के, उसको काफ़ी जोर दिया। काफ़ी दोनों देशों ने इन्वेस्ट इन द सेंस के रिलेशनशिप को डेवलप करने में इन्वेस्ट किया, और ये सारी चीज़ें हुई। और फिर हम देखते हैं कि रशिया और चाइना के बीच में इश्यूज जो हैं वो नियरली सॉल्व हो गए। इतना जो भारत और चाइना के बीच में इश्यूज हैं उतना बड़ा नहीं हुआ है। हमारे और चाइना के बीच में ये सारे एग्रीमेंट्स होने के बावजूद भी हुआ ये है कि ये जो 5 एग्रीमेंट साइन हुए 1993 और 2013 के बीच में, तो इसको ना तो नर्चर किया गया, ना तो इसका कोई ऐसा म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप करने में इतना ज़्यादा मीन्स बातें हुई, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इतना ज़्यादा जो रशिया और चाइना के बीच में जो ग्राउंड लेवल पर जो काम हुआ उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं हुआ, इन दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ है। Unlike in Russia-China case, no final boundary settlement accompanied this CBM. CBMs और confidence building measures और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन final boundary settlement जो हैं वो अचीव नहीं हो पाया। आज भी ये अटेन नहीं कर पाए हैं। और China is the bigger power, like the Soviet Union under Gorbachev in its dealing with Beijing, has never signaled willingness to make asymmetric and unilateral concessions to India. जैसा सोवियत ने कुछ कंसेशंस दिए थे चाइना को, ऐसे कंसेशंस चाइना ने भारत को नहीं दिए। इनफैक्ट एक एग्रेसिव बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आज जो सिचुएशन दोनों देशों के बीच में है वो है, राइट। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स, और इसके बारे में आप एक ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। सिर्फ क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ, कितने लोगों बैटल कैजुअल्टी हुए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के मीन्स ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसी के साथ साथ ये एग्रीमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और दूसरे देश के साथ जब हम कंपेयर करें तो भी हमें एक नया व्यू मिलता है, इसनट के चाइना का रशिया के साथ एक अलग बिहेवियर है और भारत के साथ एक अलग बिहेवियर है। और उस टाइम का चाइना भी अलग था, आज का चाइना जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गया है। बट एक बड़े देश होने के नाते उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती है। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स। PDF जो है वो आपको 10:30 तक मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।